मैं अमदास परांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। और इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने सल्फ़र के बारे में जो है पढ़ाई किया था। आज हम जो है सल्फ़र के दूसरा जो हमारा यौगिक है, इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उसका उपयोग क्या है, उपयोग भी हमने देखा था। यहाँ पर आप उपयोग चाहेंगे तो और क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है इसके बहुत सारे उपयोग दिया गया है जो हम इससे पहले वाले क्लास में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर दिया है कि द्रव सल्फ़र डाइऑक्साइड के तौर पर प्रयुक्त होता है, मतलब सूखा सल्फ़र प्रयुक्त नहीं होता है किसी भी कार्य में। हम द्रव युक्त सल्फ़र डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकते हैं। सल्फाइड जो होता है ये है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फाइडों और विरंजक के निर्माण में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड से हम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फाइड, विभिन्न प्रकार के सल्फाइड और विरंजक निर्माण कर सकते हैं। तीसरा इसमें आपका उपयोग दिया है शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में भी सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। शर्करा मतलब क्या होता है भाई, शक्कर जो होता है। पेट्रोलियम तो आप जानते हैं, इनके शोधन में, शोधन मतलब उनमें जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक होता है प्रतिक्लोर के रूप में, अर्थात विरंजक चूर्ण द्वारा विरंजक क्रिया में मुक्त जो भी क्लोरीन को हटाने में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विरंजक चूर्ण क्या होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। और विरंजक की क्रिया में क्या होता है, यहाँ से क्लोरीन मुक्त होता है, तो उसको हटाने में भी हम क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। और पांचवा बात करें तो कृमिनाशक के तौर पर क्या होता है, परिरक्षक के भांति ये क्या करता है, व्यवहार करता है। तो कृमिनाशक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके अलावा परिरक्षक के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और छठवा की बात करें तो विरंजक के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लास्ट है ऊन तथा सिल्क का रंग उड़ाने में भी इसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग है जो इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या किए थे, पढ़ाई किए थे। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, चलते हैं, और वो है हमारा यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। ये हमारे सल्फ़र का दूसरे आपका यौगिक है जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, उनके गुण क्या है, वो हम अभी क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसा है क्या है। ठीक है, तो चलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के पास। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका अगर हम सामान्य जानकारी अगर देखें तो इसका जैसे अणु सूत्र तो लिखा है आपका, ये हमारा क्या होता है, H2SO4 होता है। ये आप क्या करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, आपको पता है। उसके अलावा अगर इसका हम परमाणु जो है द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान की बात करें तो आणविक द्रव्यमान भी आपको पता होगा। यहाँ पर जो आणविक द्रव्यमान होता है, जितने भी परमाणु होता है उसके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो आणविक द्रव्यमान निकाला जा सकता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 98। और इसका अपना एक तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार, जिससे इसका जो मान होता है ये कितना हो जाता है, इसका आधा हो जाता है, मतलब 49 को शो करता है। तो अणु भार कैसे निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो H2SO4 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 16 दूनी 32 होता है, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, और 16 चुके 64 हो जाता है। तो उस स्थिति में सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98 इसका क्या हो जाता है, परमाणु आणविक द्रव्यमान आ जाता है। और इसी का 2 अगर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन डोनेट करता है तो उतना को हम डिवाइड कर दें तो 49 क्या आ जाता है, इसका तुल्यांकी भार आ जाता है। तो ये इस प्रकार से जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके बारे में क्या किया जा सकता है, जानकारी दिया जा सकता है कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य जो सूत्र होता है वो आपका H2SO4 होता है। इनका जो आणविक द्रव्यमान है वो आपका 98 होता है, और तुल्यांकी जो भार है वो क्या होता है, आपका 49 होता है। उसके अलावा और भी हम इससे क्या कर सकते हैं, परिचय ले सकते हैं। इसका खोज की बात करें तो खोज जो है इसका किया है हमारा, है ना, सन जो है 1600 ईस्वी में। वो है वेलेंटाइन नाम का जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया है, इसका खोज किया है। कब किया है भाई, 1600 ईस्वी में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो खोज है वो आपका वेलेंटाइन ने किया है। और कहाँ से किया है इसका खोज, तो इसका खोज का माध्यम रखा है उन्होंने जो हरा कशिश होता है ना, हरा कशिश के आसवन से। हरा कशिश क्या होता है भाई, हरा कशिश का फार्मूला होता है आपका FeSO4 और साथ में 7H2O। इसको हम लोग हरा कशिश कहते हैं के आसवन के द्वारा, के आसवन के द्वारा
के द्वारा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका खोज कौन किया है? सल्फ्यूरिक अम्ल का खोज किया है आपका, वो खोज किया है आपका ये जो है वैलेंटाइन ने 1600 ईस्वी में किया है। और कहाँ से किया है? तो हराकसीस, जिसको आप फार्मूला होता है आपका FeSO4 7H2O के आसमान के द्वारा क्या किया है उन्होंने जो है यहाँ से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त किया सबसे पहले। और इस कारण से चूँकि हरा कसीस से मिल रहा है इसलिए इसे कसीस का तेल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कसीस का तेल कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हरा कसीस से प्राप्त करने के कारण जो है इसे क्या कहते हैं? कसीस का तेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कसीस का तेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? कसीस का तेल। कभी कभी मान लो क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, कसीस का तेल क्या होता है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि कसीस का तेल कहा जाता है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कसीस का तेल कहा जाता है, कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका इसका परिचय। और भी परिचय कर सकते हैं, चूँकि इसका उपयोग जो होता है बहुत सारे चीज़ों में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका पेंट हो गया, वार्निश हो गया, है ना, वार्निश, उर्वरक हो गया, उर्वरक आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आदि में इसका उपयोग किया जाता है भाई, आदि में इसका उपयोग किया जाता है, इस कारण, है ना, ज़्यादातर जो है बड़े बड़े उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इस कारण से सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है भाई, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है। तो को यहाँ पर क्या करते हैं? अम्लों का राजा, किंग ऑफ, है ना, एसिड बोल सकते हैं, अम्लों का राजा, है ना, ये याद रखेंगे, किंग ऑफ एसिड, है ना। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। ये भी आपको 1 नंबर में क्वेश्चन कर सकता है। तो इतना सारा जो परिचय है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में क्या किया जा सकता है? आपको दिया जा सकता है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन आने लायक है कि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं। ये आपका कसीस का तेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे हम हरा कसीस से प्राप्त करते हैं। और उसके अलावा खोज जो है वैलेंटाइन ने किया है, अणु भार, तुल्यांकी भार और अणु सूत्र, इस प्रकार से क्या किया जा सकता है? इसके बारे में बताया जा सकता है। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य परिचय। अब हम चलते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल को किस तरीक़ा से बनाया जाता है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, उसके पास चलते हैं। तो ये आपका दिया है, आपका वो है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधियाँ। तो बहुत सारे विधियाँ दिया है, ये विधि रहता तो एक ठो होता, यहाँ पर विधियाँ दिया है, मतलब बहुत सारे विधियाँ यहाँ से आपका दिया गया है। और उससे किस प्रकार से यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है वो देखा जाता है भाई। पहला दिया है सल्फर ट्राईऑक्साइड पर जल की क्रिया से। ये बोल रहा है पहला हमारा विधि है, प्रयोगशाला विधि है सबके सब, ठीक है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का फार्मूला होता है SO3, है ना, इसको सल्फर ट्राईऑक्साइड बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं? जल से क्रिया करा देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर SO3 है, एक ऑक्सीजन और मिल जाता है, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका H2SO4, जिसे क्या कहा जाता है? हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ये क्या हो जाता है? आपका प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या किया भाई? ये हमने किया सल्फर ट्राईऑक्साइड लिया, ट्राईऑक्साइड, और सल्फर ट्राईऑक्साइड में क्या मिला दिया भाई? हमने पानी मिला दिया। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड लेने के पश्चात उसमें पानी मिला दिया, तब जा कर के हमको क्या प्राप्त हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया। तो इस तरीक़ा से पहला जो विधि है उस विधि से आप क्या कर सकते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया आपका? यहाँ पर ख़त्म हो गया। चलिए सेकेंड देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये दिया है सल्फर ट्राईऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्रिया कराने से भी आपको जो है सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड का फार्मूला फिर से लिख देते हैं, SO3, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? H2O2। ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये दवाई का काम आता है भाई। आप जो है अपने मेडिकल जो शॉप होता है वहाँ पर जाके बोलेंगे हाइड्रोजन पानी दो बोल के, तो ये आपको देता है। यही H2O2 होता है, जो कि कोई चीज़ को क्या करता है, जैसे कान वान में गंदगी हो गया है तो उसको झाग के रूप में बाहर निकाल देता है, वही है हमारा H2O2। तो जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं। किसके साथ भाई? सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सल्फर, और ये हो जाता है आपका ट्राई, और ये हो गया आपका ऑक्साइड।
तो जैसे ही हमें क्या करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्या करते हैं क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है उसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से होता है, कैसा होता है। तो हम लोग इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड ना करके अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड करते हैं तो फिर उस स्थिति में 2 मात्रा करके देखते हैं, नहीं तो डाइऑक्साइड से हम काम चलाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो 3 2 कितना हमारा 5 हमारा ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हमारा 1 है। और अगर इसको हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है। यहाँ पर अगर हम 2 कर देते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाता है आपका 6 हो जाता है। तो करके देखते हैं 2 दूनी 4 हो गया और 2 सल्फ़र हो गया। और यहाँ पर अगर मैं SO4 कर देता हूँ तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जा रहा है भाई, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो देखो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, ये तो ठीक ठाक है हमारा। और सल्फ्यूरिक अम्ल हम डायरेक्ट निकालते हैं तो उस स्थिति में भी वो है, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो इसको हम लोग सल्फ़र क्या करते हैं डाइऑक्साइड करके करते हैं, क्योंकि ट्राइऑक्साइड जो हो रहा है वो यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ले रहे हैं और H2O2 ले रहे हैं। तो उस स्थिति में आपका काम नहीं जम रहा है, एक बार और करके देखते हैं, नहीं तो डाइऑक्साइड में हम लोग इसको काम चलाएँगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3, ये इसको बोल गए। और ये हमारा हो गया H2O2। H2O2 हम लोग करते हैं तो इस स्थिति में आपका तो बन ही नहीं रहा है H2, और ये क्या हो जाता है आपका SO क्या हो जाता है आपका 4, ऐसे में बन जाता है। बट यहाँ से नवजात ऑक्सीजन निकालने की क्या होता है आवश्यकता होता है, तब जा कर के बनता है। या तो और हम बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 करें, यहाँ पर 2 करें तो उस स्थिति में कितना हो जाता है 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पर अगर मैं इस प्रकार से कर दूँ तो 4 दूनी 8 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 8 निकल गया। तो ऑक्सीजन हम क्या कर सकते हैं रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो 6 4 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 ऑक्सीजन निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से आपको क्या हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो हम इस विधि से भी हम क्या कर सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिला देते हैं, जहाँ से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, साथ में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा रिलीज हो जाता है। तो ये कितना विधि हो गया 2 विधि जहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, जो ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। इसके बाद हम जो विधि देखने वाले हैं वो विधि आपको क्या किया जाता है जो है ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये दिया है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उत्पादन है इसका हम लोग जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये जो हम विधि अभी जो देखने वाले हैं ये औद्योगिक विधि के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग को देखते हुए उसका जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में प्राप्त करना, थोड़ा थोड़ा मात्रा में बनाना और जो है उतना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए जो है उसको ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने की आवश्यकता होता है या आवश्यक होता है। तो उस स्थिति में हम लोग जो है औद्योगिक विधि का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो हम विधि पढ़ने वाले हैं वो औद्योगिक विधि पढ़ने वाले हैं, जिससे हमको ज़्यादा मात्रा में क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन की यहाँ पर एक औद्योगिक विधि दिया गया है, जिसे हम संपर्क विधि सिद्धांत के नाम से जानते हैं या संपर्क विधि कहा जाता है, जिस विधि के द्वारा आपको ज़्यादा मात्रा में क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, या जहाँ से हम ज़्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि के बारे में हम क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आपको इसी तरह से करता है कि भाई सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनाने का जो संपर्क कक्ष विधि है उसको सचित्र समझाइए। तो पहले हम विधियों को समझते हैं, फिर आपको चित्र को समझाएंगे। तो ये हो गया संपर्क कक्ष विधि, और इस संपर्क कक्ष विधि के बहुत सारे भाग हैं और उन भागों के आधार पर हमको क्या करना है पढ़ाई करना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि संपर्क कक्ष विधि जो है आप कैसे किस प्रकार से वहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, तो जो संपर्क कक्ष विधि होता है यहाँ से आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का जो प्रोसेस है वो कई जो है पदों में क्या होता है आपका पूर्ण होता है। तो यहाँ से आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि संपर्क है ना कक्ष विधि, संपर्क कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का जो प्रोसेस है, या हमारा जो संपर्क कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का जो विधि है वो कई पदों में क्या होता है विधि कई पदों में पूर्ण होता है। कई पदों में क्या होता है भाई ये
पूर्ण होता है। मतलब हमारा जो संपर्क कक्ष विधि से जो हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं वो कई पदों में क्या होता है आपका पूर्ण होता है। तो उन पदों को यहाँ पर हमको क्या करते जाना है, लिखते जाना है। साथ में जो फार्मूला है उसको भी उसके साथ में क्या करते जाना है, लिखते जाना है। तो कौन कौन सा विधि है वो आगे यहाँ पर दिया गया है, तो हम लोग उसको चलते हैं। जिसमें पहला इसमें जो पद दिया है वो दिया है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। सबसे पहले आप क्या करते हैं, संपर्क कक्ष विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है भाई, तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण आप पहले भी कर चुके हो, सल्फर से कर सकते हैं, आयरन पैराइड से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सल्फर लेते हैं और ये जो सल्फ़र होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो जो संपर्क कक्ष जो निर्माण विधि है सल्फ्यूरिक अम्ल का, उसमें पहला जो हमारा पद है वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड का निर्माण। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फ़र को लेते हैं, सल्फ़र को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं और पहले क्या प्राप्त करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा इसी का एक तरीका होता है, हम आयरन पैराइड लेते हैं भाई। हम क्या ले लेते हैं यहाँ से, आयरन पैराइड। आयरन पैराइड का फार्मूला क्या होता है, FeS2 होता है। जब इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, इसका नाम क्या है भाई, आयरन पैराइड है। आयरन पैराइट, आयरन जो पैराइट होता है अगर हम जलाते हैं तो इस स्थिति में ये आपका एक तो देता है आपका Fe2O3, क्योंकि आयरन और सल्फर दोनों को दोनों क्या होता है हमारा ऑक्सीजन से कम ऋण विद्युतीय होता है, इसलिए दोनों के दोनों उसके साथ क्रिया करता है और Fe2O3 देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई, फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। और उसके पश्चात ये हमको क्या देता है, SO2 देता है। बैलेंस जब इसको करते हैं तो ये बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा लेता है और ज़्यादा जा कर के बैलेंस होता है 4 और ये 8 में बैलेंस होता है और 2 और ये हमारा 8 में बैलेंस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बैलेंस इसको करते हैं। तो इस स्थिति में पहला जो हमारा प्रोसेस होता है संपर्क कक्ष, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निर्माण किया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो दो तरीक़ा से बनता है। पहला, सल्फर को जला करके सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है और दूसरा आयरन पैराइड को जला करके आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है। तो ये पहला जो हमारा पद है वो क्या होता है, यहीं पर क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है या समाप्त होता है भाई। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप भी इसको आपको ऐसा ही करना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ये पहला विधि हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद दूसरा विधि के पास कि दूसरा स्थिति में क्या होता है आपका। दूसरा स्थिति में होता है सल्फर जो हमारा क्या होता है डाइऑक्साइड का जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसमें उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है, हमको इससे पहले जो सल्फर डाइऑक्साइड मिला है उसका हम क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारा काम होता है ये आपका जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। रियल में तो ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा SO2 होता है, ये आपका एक उत्प्रेरक होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और साथ में प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास भी होता है। इसकी उपस्थिति में सल्फर जो डाइऑक्साइड होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में यहाँ से क्या हो जाता है आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो बैलेंस करते हैं तो इसका मान आ जाता है आपका 3SO2 और इधर आके हो जाता है 2SO3। तो इस स्थिति में जो दूसरा पॉइंट होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें आपको लिखना है कि इस जो दूसरा नंबर का जो हमारा विधि है उस विधि में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड को फिर जो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास जो होता है जो कि उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार करता है उसकी उपस्थिति में उसको हम क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में इसको बदल दिए। किसको बदल दिए भाई, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड को उसमें क्या कर दिए, बदल दिए। तो इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है आपका परिवर्तित कर लिया जाता है। तो यही आपका उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ये जो हमारा उत्प्रेरकी जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो क्या होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ली सा तेलिया सिद्धांत जो होता है
वो उनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा इसमें अभिकारकों का जो सांद्रता है वो क्या किया जाता है, उच्च रखा जाता है, या इसमें हम सांद्रता को क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें सांद्रता उच्च रख सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट होता है, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। दूसरा होता है उच्च दाब। हमारा उच्च दाब क्या होता है, तो जो संपर्क कक्ष विधि होता है उसके लिए जो दाब होता है वो दाब क्या किया जाता है, उच्च रखा जाता है। और इसमें आपका दाब लगभग जो है आपका ये 1.2 से 1.5 से 2 ATM इसमें क्या हो सकता है, आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है, प्रयुक्त होता है। तो इसको भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। थर्ड जो पॉइंट होता है इसमें क्या होता है, कम ताप होता है। ये दाब नहीं है, ये क्या है, हमारा ताप है। तो जो भी सल्फ्यूरिक अम्ल जो निर्माण होता है उसमें ली सेतेलिया सिद्धांत के अनुसार ताप को क्या रखा जाता है, आपका कम रखा जाता है। कम ताप क्या करते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है जिसके कारण से ताप को क्या रखा जाता है, आपका कम रखा जाता है। और अगर इसके उत्प्रेरक की उपस्थिति देखें तभी हम लोग देख रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण होता है उसमें हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और साथ में प्लेटिनीकृत हम जो है एस्बेस्टास उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया क्या होता है, कम ताप पर होता है, और कम ताप पर होने के कारण उतना जल्दी नहीं हो पाता है। इसलिए जो है प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास उत्प्रेरक के रूप में क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट में इतना क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और एक लास्ट है हमारा शुद्ध गैसों की शुद्धता। क्यों, क्योंकि हम जो भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, जला के प्राप्त करते हैं या आयरन पेराइड से प्राप्त करते हैं, तो उसमें बहुत सारी क्या होती है, अशुद्धियाँ पाई जाती है जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो उस सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अशुद्धियाँ को जो है आर्सेनिक एक मेथड होता है, एक आर्सेनिक प्यूरिफिकेशन होता है, जहाँ से क्या की जाती है, उसके जो है जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करके आपका गैस को शुद्ध अवस्था में प्राप्त की जाती है, और तब जा कर के आपको सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होती है, प्राप्त होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में गैसों का शुद्धता होना बहुत ही क्या होती है, आवश्यक होती है। तो ये जो 4-5 जो बातें हैं वो बातें आपका ली सेतेलिया सिद्धांत के अनुसार क्या की जाती है, बताई जाती है। अब आगे हमारा जो है तीसरा नंबर, पहला नंबर में हमने क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। दूसरा नंबर में सल्फर डाइऑक्साइड को प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित किया। तीसरा जो पॉइंट होता है वो है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड का 98% सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषण। तो वहाँ पर जो क्या होता है, हमारा जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बना है इससे पहले उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को आगे हम क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है इसके साथ हम क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं, मिला देते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ से क्या होता है, आपका एक मिलता है H2, ये हो गया, 2 सल्फर है तो यहाँ मिलता है H2, और 3 और 4 7 हमारा ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से एक यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, ओलियम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ओलियम का फार्मूला क्या है 1 नंबर में, तो आपको बताना है H2SO7 को हम क्या बोलते हैं, ओलियम कहते हैं। और इससे पहले जो हमारा दूसरा नंबर का जो क्या था, पद था, जिसमें से हम क्या प्राप्त किए थे, सल्फर ट्राइऑक्साइड को प्राप्त किए थे। सल्फर ट्राइऑक्साइड को आगे हम क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर क्या करते हैं, उसको क्रिया करा देते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये दोनों क्रिया करके ओलियम में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। बस इसमें इतना ही करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। चाहेंगे तो आप थ्योरी लिख सकते हैं। और लास्ट आपका ये होता है चौथा पॉइंट, ओलियम जो मिला है उस ओलियम के साथ हम क्या कर देते हैं, जो है पानी मिला देते हैं। तो ओलियम का फार्मूला क्या होता है, H2SO7 होता है, साथ में क्या होता है आपका H2O होता है। जब जैसे ही इसमें ओलियम में हम क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, ओलियम हो गया और ये हो गया हमारा पानी। तो ओलियम में हम क्या मिला दिए, अगर पानी मिला दिए तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये 2 ने कितना हो जाता है, हमारा 4 हो गया, और ये सल्फर 2 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 4। ये हमको क्या प्राप्त हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये क्या होता है भाई, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अंततः हमको क्या हो जाता है, संपर्क कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। वैसे संपर्क कक्ष विधि से ओलियम ही बनता है, जिसमें पानी मिला करके सल्फ्यूरिक अम्ल क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इतना आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि संपर्क कक्ष निर्माण के आपका विधि बताइए, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है,
है संपर्क कक्ष जो निर्माण होता है या संपर्क कक्ष विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण होता है वो कई पदों में क्या होता है, पूर्ण होता है। पहला पद होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, जो कि हम सल्फर को जला करके, आयरन पैराइड को जला करके क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है आपका कि जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है उसको उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलते हैं, जिसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेते हैं जो उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार करता है, प्लेटनीकृत जो है आपका एस्बेस्टास लेते हैं, उसकी उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है आपका वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। उसके अंदर कुछ ली सतैलीय सिद्धांत दिया है जिसमें उच्च दाब है ना, कम ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति, अशुद्धियों की आपकी जो है अशुद्ध गैसों को शोधन, उसके अलावा आपका सांद्रता जो दिया गया है वो ली सतैलीय सिद्धांत के अनुसार दिया गया है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो मिला है उस ट्राइऑक्साइड में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, ओलियम बन जाता है। और चौथा पॉइंट, ओलियम में हम क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, अंततः हमको क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये लगभग एक 4-5 पॉइंट है, वो संपर्क कक्ष जो विधि है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और इतना ही लिखा जाता है और ज़्यादा नहीं लिखा जाता है भाई। और उसके पश्चात हाँ, साथ में आपको सूत्र लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप थ्योरी इसको बना सकते हैं और सूत्र भी साथ में लिखना जरूरी रहता है, या सूत्र लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है। इसके पश्चात हम चलते हैं आगे की ओर, वो है आपका धोने का स्तंभ। ये तो नहीं है, हम चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे जो संपर्क कक्ष जो विधि है उस विधि का जो चित्र है उसको उसमें किस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है उसको देखते हैं। तो अब जो है हम जो इससे पहले जो जितना भी विधि देखे, कई पद देखे, उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनली हम जो है इनके संयंत्र के पास चलते हैं और उसका क्रियाविधि देखते हैं। ये जो संयंत्र होता है, यही संयंत्र आपका क्या होता है, संपर्क जो विधि होता है जहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, उसके लिए संयंत्र का उपयोग करते हैं। इस संयंत्र को कुछ भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग होता है वो भाग यहाँ पर दिया है आपका, वो दिया है आपका सल्फर बर्नर। क्या दिया है भाई हमारा, सल्फर बर्नर। ये सल्फर बर्नर का होता है जहाँ से क्या किया जाता है, आपका सल्फर को जलाया जाता है। तो यहाँ पर हम सल्फर को क्या करते हैं, जलाते हैं और क्या प्राप्त करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। या यहाँ पर लिख सकते हैं जो आयरन पैराइड होता है, आयरन पैराइड को जलाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो इस चित्र में पहला हमारा जो क्या होता है, हमारा जो है चेम्बर जो दिया है यंत्र में, वो हमारा क्या होता है, सल्फर बर्नर होता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, सल्फर को जला करके, आयरन पैराइड को जला करके सल्फर डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। चूँकि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उस सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत सारी क्या होती है, आपकी अशुद्धियाँ पाई जाती है, इसलिए उसको आगे डस्ट चेम्बर से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। डस्ट चेम्बर क्या होता है हमारा, जहाँ से धूल के जो कण होते हैं कुछ मात्रा में क्या कर दिया जाता है, आपका पृथक कर लिया जाता है। यहाँ ऊपर से क्या गिरता रहता है, इसमें पानी हम क्या करते रहते हैं, गिराते रहते हैं। पानी वहाँ पर क्या होता रहता है, आपका ऊपर से यहाँ से गिरता रहता है। और नीचे हमारा क्या होता है, ये धूल चेम्बर होता है, जहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ से गुजरता है और ऊपर से पानी जब उस पर पड़ता है तो कुछ अशुद्धियाँ जो सल्फ़र डाइऑक्साइड में रहता है वो डस्ट चेम्बर में क्या हो जाता है, आपका रुक जाता है। अब जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है आगे वो हमारा शीतलक कक्ष से क्या करता है, गुजरता है, और गुजरते हुए वो आपका स्क्रबर जो होता है, ये यहाँ पर क्वार्टर जगह कुछ कण होता है, ये स्क्रबर होता है, जहाँ ऊपर से क्या गिरता रहता है, आपका पानी गिरता रहता है। उस कक्ष में क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रवेश कराया जाता है। अब इस प्रकार से जो गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस, जिसमें अभी भी कुछ अशुद्धियाँ होता है, उसको दूर करने के लिए हमारा स्क्रबर जो चेम्बर होता है उसमें क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, जहाँ ऊपर से क्या गिरता रहता है, आपका पानी गिरता रहता है। इस तरीक़ा से सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आया हुआ कुछ अशुद्धियाँ यहाँ पर क्या हो जाता है, पानी के साथ क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर अलग होकर क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें से कुछ अशुद्धियाँ तो पृथक हो जाता है, बट उसमें कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो उस पानी को दूर करने के लिए आगे हम क्या करते हैं, उसको एक ड्राइंग चेम्बर, धावन कक्ष बोलते हैं, उस कक्ष में क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, जहाँ पर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्वार्टर जो होता है, ऊपर से क्या आपका रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको क्या करते रहते हैं, हम गिराते रहते हैं। अब यहाँ से गया हुआ जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जिसमें कुछ मात्रा में आपका क्या होता है, यहाँ पर पानी का जो कण होता है वो पाया जाता है। जैसे ही वो सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आता है, सल्फर डाइऑक्साइड से जो क्या होता है, हमारा जो पानी जो यहाँ से क्या होता है, आपको उसके साथ रह जा रहता है,
उसको क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, सोख के यहाँ पर क्या करता है, अलग कर देता है। और आगे फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसको एक आर्सेनिक जो चेम्बर होता है, आर्सेनिक प्यूरीफायर जो चेम्बर होता है, जहाँ पर ये आपका गुच्छा गुच्छा जो दिख रहा है ये आपका क्या रहता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड रहता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड कक्ष या आर्सेनिक चेम्बर जो होता है प्यूरीफायर, उस कक्ष में क्या कर दिया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर मान लो आया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर वहाँ पर आर्सेनिक की अशुद्धियाँ अगर मिलता है तो उस स्थिति में क्या होता है, आगे हमको जो है प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड को आर्सेनिक प्यूरीफायर से गुजारना आवश्यक होता है, जहाँ पर इस प्रकार से गुच्छे के रूप में फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है, रहता है। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से गुजरता है, सल्फर डाइऑक्साइड में उपस्थित जो आर्सेनिक के अशुद्धियाँ होता है वो यहाँ पर से क्या कर लिया जाता है, आपका अवशोषित कर लिया जाता है। और फिर उसको आगे टेस्टिंग बॉक्स से क्या किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है। ये टेस्टिंग बॉक्स होता है। टेस्टिंग बॉक्स से जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड गुजरता है, यदि सल्फर डाइऑक्साइड में कोई अशुद्धियाँ रहती है तो ये टेस्टिंग बाइट में जो लाइट रहता है वो जल जाता है, जिससे पता चल जाता है कि भाई हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसमें क्या होता है, आपका अभी भी अशुद्धियाँ बचा है, और उसको फिर से रीप्रोसेस के लिए आगे क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से पीछे भेज दिया जाता है। और अगर उसमें मान लो किसी प्रकार की कोई अशुद्धियाँ नहीं हैं तो टेस्टिंग बॉक्स का जो लाइट है वो नहीं जलता है, और फिर उसको फिर आगे क्या कर दिया जाता है, आपका एक कॉन्टेक्ट चेम्बर जो होता है उस चेम्बर में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। जो आपका क्या होता है, आपका एक लोहे का बना क्या होता है, आपका चेम्बर होता है, जिसमें बहुत सारे लोहे के क्या होते हैं, इस प्रकार से पाइप होते हैं, जहाँ पर कुछ उत्प्रेरक जैसे आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, साथ में क्या होता है आपका प्लेटिनम और एस्बेस्टास जो युक्त क्या होता है आपका उत्प्रेरक पाया जाता है। उस कक्ष में क्या किया जाता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड को प्रवेश कराया जाता है। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड कॉन्टेक्ट चेम्बर में पहुंचता है, जहां पर क्या होता है, आपका उत्प्रेरक रहता है, उसकी उपस्थिति में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, ये प्लेटिनम हो गया, इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड में यहाँ से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो आगे हमारा एडजॉर्प्शन चेम्बर होता है, अवशोषक जो चेम्बर होता है वहाँ पर जाता है। क्योंकि इस चेम्बर पर भी ऊपर से क्या किया जाता है, आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर से नीचे आता है और इधर से सल्फर डाइऑक्साइड नीचे से ऊपर जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सल्फर जो ट्राईऑक्साइड होता है ऊपर से आता हुआ कंसनट्रेट जो H2SO4 होता है उसके साथ क्रिया करके आपका H2 है ना, H2H2O7 का क्या करता है, आपका निर्माण करता है, जिसे ओलियम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है, आपका ओलियम प्राप्त हो जाता है। बाद में उस ओलियम के साथ हम क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। वहाँ से जो ओलियम मिला है उस ओलियम में H2H2O7 जो मिला है उसमें हम H2O मिला देते हैं, और अंततः हमको क्या हो जाता है, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, H2SO4। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, जो है सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि संपर्क कक्ष विधि के द्वारा आप सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो इतना सारे इसमें जो आपके बुक में क्या दिया है, सबको एक एक ठो डिस्क्राइब किया है। सल्फ़र बर्नर क्या है, डस्ट चेम्बर क्या है, ये सब वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, शुरू में हम जो आपको बताए हैं कुछ पॉइंट, जो आपका जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड का निर्माण तो ये हमने कर लिया, उसके पश्चात जो है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का निर्माण ये हमने कर लिया, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के पश्चात ओलियम का निर्माण हमने कर लिया, और उसके बाद फाइनली उसमें पानी मिला दिया और सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया। वही चीज़ आपको लिखना है, और ये आपका क्या बनाना है, चित्र बनाना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही करना है आपको संपर्क कक्ष में, जब पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना आपको इसका जितना थ्योरी दिया है वो सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है हमारा संपर्क कक्ष निर्माण द्वारा या संपर्क कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आपको कंपलसरी क्या है, चित्र तो आपको बनाना ही है, और शुरू में हम जो पॉइंट लिखाए हैं आपका, उन पॉइंटों को आपको क्या करना है, लिखना है, और उसमें जो भी सूत्र है उनको आपको क्या करना है, साथ में फिल करते जाना है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका संपर्क कक्ष विधि, जहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में इसको क्या कर सकता है, क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है भाई। चलिए अब हम इसके पश्चात जो है अब चलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के कौन कौन से गुण हैं, है ना, उसके पास हम थोड़ा सा चलते हैं।
तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे तो आप जानते हो दो प्रकार का गुण होता है, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो यहाँ पर कुछ भौतिक गुण दिया गया है भाई, और ये भौतिक गुण दिया है कि ये अत्यंत आर्द्रताग्राही होता है। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, पानी को सोखने वाला होता है, नमी को सोखने वाला होता है, और हर पानी में हर अनुपात में क्या हो जाता है, घुल जाता है। मतलब पानी के किसी भी अनुपात में क्या होता है, घुलनशील होता है। दूसरा साथ में दिया है पानी डालने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब पानी मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि सल्फ्यूरिक अम्ल आर्द्रताग्राही है, ये पानी के हर अनुपात में विलेय है, और पानी में जैसे ही मिलाते हैं ऊष्मा निकलती है। दूसरा, शुद्ध अम्ल का क्वथनांक 590 केल्विन और हिमांक 283 केल्विन होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु परस्पर अंतर अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बंधे होते हैं। हाइड्रोजन बंध पाया जाता है इनके अणुओं के मध्य, और क्वथनांक और सांद्रता इसका क्या होता है, आपका उच्च होता है। तो इस प्रकार से भौतिक गुण को बताया जा सकता है। और भी दिया है, ये रंगहीन, गंधहीन, गाढ़ा, तेली क्या होता है, द्रव होता है, और इसका अपेक्षित घनत्व आपका 1.84 है ना, आपका होता है। और विद्युत का ये सुचालक होता है भाई। और सल्फ्यूरिक अम्ल के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन बंध क्या होता है, आपका पाया जाता है। तो फिलहाल आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आगे के क्लास में थोड़ा सा रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे, आगे सल्फ्यूरिक अम्ल के कौन कौन से ऑक्सी अम्ल हैं वो देखेंगे, और फिर उसके बाद ये 16वें समूह आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।